Hello guys, let's begin part 8 of this chapter working of institutions, chapter number 4 of civics और democratic politics। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज द जुडिशरी। अब हम लोग जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ने लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया था। हम लोग देखेंगे जुडिशरी कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो रिजॉल्व होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी कई बार रिकॉल करी है ना। यहाँ पे भी हम लोग एक बार ऑफिस मेमोरेंडम की फाइनल टाइम इस स्टोरी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जो हमने देखा था कि भाई मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी ना एससीबीसी के लिए, हाँ, तो इस स्टोरी पे हम लोग दोबारा जाएंगे और इस टाइम हम स्टोरी को रिकॉल नहीं करेंगे। इस बार हम लोग कुछ अलग तरीके से उस स्टोरी को समझेंगे, एक अलग तरीके से उसको देखेंगे। स्टोरी को क्या देखेंगे, एक अलग तरीका क्या होगा, मतलब हम लोग देखेंगे कि हमने देखा था ना कि भाई स्टोरी में लास्ट में कैसे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के बीच, सारे जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे थे, विवाद हो रहे थे लोगों के वो बीच, वो कैसे रिजॉल्व हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से रिजॉल्व हुए थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था सबने उसको एक्सेप्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हाँ भाई आप इस रिकमेंडेशन को लॉ बना सकते हो, बट आपको क्या करना होगा, इस रिकमेंडेशन में थोड़ी सी चेंजेस लानी होगी। क्या चेंजेस थे वो कि आप जो वेल नोन पर्सन्स हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन हटा दो। तो ये था ना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था ये सब ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर होती है कि भाई उसका वर्डिक्ट को सबको एक्सेप्ट करना रहता है। ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री एंड में कब आई थी स्टोरी थी वो सेटिस्फैक्ट्री एंड में कब आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था। तो अब आपको ये सिचुएशंस दी हुई हैं, ठीक है। आपको इन सिचुएशंस को इमेजिन करना है। तो क्या सिचुएशंस हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंट्री में ना होता तो क्या होता। फिर आपको क्या करना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं होती कि वो गवर्नमेंट के ऊपर जज कर सके, अगर ऐसी कोई पावर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना होती तो क्या होता। फिर आपको एक और चीज़ इमेजिन करनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट को मतलब कोई भी ये नहीं समझता कि भाई सुप्रीम कोर्ट कोई फेयर वर्डिक्ट देगा, मतलब सबको लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट गलत है। मतलब कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर विश्वास ना करता तो किसी को भी नहीं लगेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फेयर वर्डिक्ट दिया है। तो आपको ये भी देखना है कि अगर सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास ना होता, भले उसके पास पावर हो, तब क्या होता। अब आपको ये भी सोचना है कि भाई समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी है और उस मतलब सब लोग उसको सब लोग क्या समझते हैं, सारे लोग फेयर जजमेंट देगा सुप्रीम कोर्ट, ये भी समझते हैं। अब समझ लो ये दोनों सिचुएशन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास, और क्या है उसको मतलब सब लोग समझते हैं कि हाँ भाई वो फेयर वर्डिक्ट देगा, हमारे लिए कोई अच्छा डिसीजन लेगा। तो सब लोग अगर ये भी सोच रहे हैं तो अब ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, अब लोग उसके लिए मतलब उस डिसीजन के लिए राज़ी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। अब समझ लो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है लेकिन क्या पता वो सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन को माने ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी वो एक्सेप्ट ना करे। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे दैट इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। इसीलिए अब इतनी सारी सिचुएशंस अगर होंगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, तब तो भाई गवर्नमेंट का राज चलेगा, गवर्नमेंट क्या चलाएगी, डिक्टेटरशिप चलाएगी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट होता है और मतलब जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट होती है और पावरफुल जुडिशरी होती है। ज़रूरत होती है इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी की। हर डेमोक्रेसीज में, हर कंट्री में क्या चाहिए, जुडिशरी की ज़रूरत होती है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। अब जितने भी कोर्ट्स होते हैं एक कंट्री में, जितने भी कोर्ट्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, सारे के सारों को अगर हम लोग मिलाएं ना तो वो होती है जुडिशरी। मतलब जुडिशरी कौन होती है, जुडिशरी कोर्ट्स को मिला के सारे अलग अलग लेवल के कोर्ट्स को मिला के जुडिशरी कहलाती है। जो इंडियन जुडिशरी है वो किसके मतलब कौन कौन होते हैं इंडियन जुडिशरी में, देखो सबसे पहले कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरी की पूरी कंट्री का कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। और जो अब आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन होता है, एक स्टेट के लिए कोर्ट होता है। कौन, हाई कोर्ट स्टेट के लिए होता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो लोकल लेवल्स के लिए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है, मतलब एक पिरामिड बनता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जो सबसे नीचे वाला होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि लोकल लेवल के लिए होता है, उस चीज़ के लिए कोर्ट बना होता है। अब जो कोर्ट होता है ना हमारे इंडिया की, वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी चलाते हैं। मतलब देखो जो जुडिशरी होती है ना हमारी इंडिया की, जो जुडिशरी होती है वो
इंटीग्रेटेड होती है, मतलब मिली होती है। मतलब जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से मिला है, जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला है। कैसे? देखो क्या होता है, जैसे हमने पिरामिड बना दिया, अब आप जानते हो ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ आपको मतलब आप सही हो, समझ लो कोई आपको कोर्ट में कोई केस लड़ना है, अब आप उस चीज़ के लिए सही हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको गलत साबित कर दिया, तो अब आप कहाँ जा सकते हो? अब आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब आप हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट ने भी आपको गलत साबित कर दिया, समझ लो, जबकि आप सही हो तब भी आपको क्या गलत साबित कर दिया। अब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप गलत हो तो आप गलत ही ठहराओगे लोगों के सामने, लेकिन अगर आप सही हो तो, और अगर आपको वो सही कह देती है तो भाई आपको क्या मिल गया? इंसाफ मिल गया। तो इस तरीके से होता है, ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट सही डिसीजन लेती है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी चलती है कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरीके से होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये भी आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं होता, ये लास्ट एंड फाइनल कोर्ट होता है। ठीक है, इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो क्या करती है? वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी कंट्री में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करती है। मतलब जितने भी वैसे वाले काम होते हैं ना, सबसे ऊपर वाले, सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल पे होती है, इसके ऊपर कोई तो होता नहीं है। अब जो इसका फाइनल होगा वो उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो डिसीजन होता है, इट्स डिसीजन ऑफ बाइंडिंग, मतलब जितने भी कोर्ट्स होते हैं ना कंट्री में, जितने भी कोर्ट्स होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो चाहे वो हाई लेवल के हो, मतलब हाई कोर्ट हो, दोनों कोर्ट्स को क्या सबको किसकी बात माननी पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ती है। भले ही आपको हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले कोर्ट में आपको गलत साबित कर दिया हो, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आते हो और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने सही साबित कर दिया तो आप सही कहलाओगे। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उनका डिसीजन क्या होता है? सारे के सारे कोर्ट्स को बाइंड कर देता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। अब ये जो कोर्ट होता है ना, वो कोई भी डिस्प्यूट को लेता है। देखो कैसे कैसे डिस्प्यूट्स होते हैं, कैसे कैसे विवाद होते हैं। जो सिटीजन्स होते हैं हमारी कंट्री के, उनके बीच में जो विवाद हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। और जो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच जो विवाद हो जाता है, मतलब सिटीजन्स को अगर उनका कोई राइट नहीं मिल रहा होगा गवर्नमेंट के बीच, तो क्या होगा? उनके बीच विवाद होगा। लोग कहाँ जाएंगे? लोग जाएंगे कोर्ट में जाएंगे। अब कौन से कोर्ट में जाएंगे वो लोगों का डिसीजन है। अब जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वो लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, मतलब कोई भी कोर्ट जा सकते हैं। और जो जैसे गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट और यूनियन, या फिर यूनियन और स्टेट लेवल, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, अगर उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनके बीच कोई विवाद हो जाता है, तो वो भी कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जाते हैं। इस तरीके से होता है। तो ये होता है। तो इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जितने भी सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, सिविल केसेस वही घर वार वाले जो भी केसेस होते हैं, फिर क्रिमिनल केसेस आप जानते हो मर्डर वाले केसेस। तो ये सारे जो केसेस होते हैं ना, सबसे बड़ा कोर्ट कौन होता है? सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यही का डिसीजन सबसे फाइनल होता है ना। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट के डिसीजन को भी सुनता है। मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया और वो गलत डिसीजन लिया है या फिर लोगों को वो पसंद नहीं आया है, तो लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लोग, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके भी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि इंडिपेंडेंट होती है कौन? जुडिशरी। जुडिशरी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। जैसे कि जो लेजिस्लेचर होते हैं, मतलब जो लॉ बनाते हैं, तो वो भी जुडिशरी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। ना ही जो एग्जीक्यूटिव कौन? जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को, तो वो भी जुडिशरी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं अपना। तो इसी तरीके से क्या होगी? जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अब जो जजेस होते हैं
वो जो जजेस होते हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे या फिर उनकी पार्टी की विशेस की डायरेक्शन पे काम नहीं करते। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी के भी कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो गवर्नमेंट के आधार पे काम नहीं करते, ना ही वो पार्टी जैसा चाहती है, जो रूलिंग पार्टी जो जैसा चाहती है उसके हिसाब से काम नहीं करते। उनके पास अपनी एक पावर होती है। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो इसी वजह से जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ना, उनके पास कोर्ट्स होते हैं, और कोर्ट्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से। इंडिया ने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से अचीव की हुई है। मतलब कि इंडिया के जो कोर्ट वाले हैं ना, मतलब जो इंडिया के जो भी कोर्ट्स हैं वो सारे क्या है, वो सारे फ्री हैं। किससे? लेजिस्लेचर से या फिर एग्जीक्यूटिव से। वो अपना डिसीजन खुद से लेते हैं, इसी वजह से वो इंडिपेंडेंट है। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट करता है तो वो किसके एडवाइस से करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरीके से आप देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्रेसिडेंट को क्या करता है? एडवाइस देता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि हाँ आप इसको जज बना दो, तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का जज चूज करता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास कहाँ से ये इतनी ज़्यादा समझ में आ जाती है? देखो, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट करता है। ये चीज़ है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करता है? चूज करता है, अपॉइंट करता है जज को। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अब वो किसकी चॉइस पे करता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस। देखो चीफ जस्टिस क्या मीनिंग होती है? चीफ जस्टिस का मीनिंग वो होता है कि जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई वहाँ का जज जो कि सबसे बड़ा होता है। किस हिसाब से बड़ा होता है? एज के हिसाब से नहीं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। मतलब कि वो काफ़ी सालों से एक जज बना हुआ है, तो वो क्या बन जाता है? चीफ जस्टिस बन जाता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाता है। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, तो उनसे क्या करते हैं? उनसे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कंसल्ट करते हैं। देखो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो जज को कैसे चूज करता है? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसकी एडवाइस पे, मतलब किससे राय वाय लेता है, कंसल्ट करता है? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे कंसल्ट करके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहता है कि हाँ भाई आप इसे जज बना दो। ओके, तो इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट इज सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो जिस तरह से आपको समझ में आया कि भाई क्या करते हैं जो चीफ जस्टिस होते हैं। अब आप देख सकते हो कि भाई चीफ जस्टिस करते हैं, जो चीफ जस्टिस वो सीनियर जजेस हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो सीनियर जज होते हैं वो जूनियर जज को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। मतलब उनको अपॉइंट नहीं करते, उसके लिए एडवाइस देते हैं। तो चीफ जस्टिस अपने किसी जजेस से, जो छोटे जजेस के जो पोस्ट है उनसे कंसल्ट करते होंगे। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चलता है? जो सीनियर जजेस होते हैं वो छोटे, जो न्यू जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट नहीं मतलब उनको सेलेक्ट करते हैं। अब देर इज़ वेरी लिटल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का उसमें इंटरफेरेंस होना काफ़ी कम होता है। मतलब जैसे पीएम है, मतलब पीएम नहीं, जैसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब, कहने का मतलब कि जो पीएम है, अब पीएम आपने कहा कि भाई पीएम एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि वो किसे चूज़ करे, जज को चूज़ करे। तो आप यही कहोगे कि भाई पीएम का इसमें इंटरफेरेंस कम है। क्यों? क्योंकि पीएम तो किससे कंसल्ट कर रहा है? चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर रहा है। और चीफ जस्टिस किससे कंसल्ट कर रहा है? चीफ जस्टिस अपने जजेस से, अपने पोस्ट के छोटे जजेस से कंसल्ट कर रहा है। तो वो सीनियर जजेस ही तो करते हैं, सीनियर जजेस ही तो इस तरह से जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं होता। इस तरीके की बात करी जा रही है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। अब जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उसे हम चीफ जस्टिस कहते हैं। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड दी चीफ जस्टिस। अब जो सबसे बड़े जो होते हैं ना वही क्या करते हैं? चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब जो वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज़ नियरली पॉसिबल टू रिमूव। क्या होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का अगर एक इंसान जज बन गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, अगर इन दोनों कोर्ट का कोई भी एक इंसान जज बन गया, तो उसे हटाना उसकी पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा मुश्किल होता है, उसकी पोजीशन से हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इट इज़ एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसा ही मुश्किल होता है जैसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट होता है उसे हटाना जिस तरह से मुश्किल होता है ना, उसी तरीके से जज को भी हटाना मुश्किल होता है। अब जो जज होता है उसको कैसे रिमूव किया जाता है? इम्पीचमेंट मोशन से। इम्पीचमेंट मोशन एक मोशन होता है जिसे लागू किया जाता है। अब इम्पीचमेंट मोशन में क्या होता है कि जो दोनों मतलब जो पार्लियामेंट है, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, तो क्या चाहिए होता है अगर आप किसी जज को रिमूव करना है तो क्या करा जा सकता है? लोग उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। कौन रिमूव कर सकता है? जो लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। जैसे कि लोकसभा के अगर टू थर्ड जो मेंबर्स हैं, अगर लोकसभा के 2/3 मेंबर्स को लगता है कि भाई इस जज को रिमूव करना चाहिए, तो वो इस इम्पीचमेंट मोशन के साथ होते हैं। और अगर राज्यसभा के भी 2/3 लोगों को जजेस के ऊपर, उस जज के ऊपर विश्वास नहीं होता, वो भी जज को हटाना चाहते हैं, तो वो भी किसके ऊपर जाते हैं? वो इम्पीचमेंट मोशन में शामिल हो जाते हैं। और अगर दोनों हाउसेस के 2/3 पर्सन अगर राजी हो जाते हैं कि हाँ भाई इस जज को हटाना है, तो तब उस जज को हटना पड़ता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, राइट? क्योंकि देखो 2/3 पर्सन का मेजॉरिटी होना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ अब ये जो चीज़ है ना कि भाई 2/3 पर्सनस का, 2/3 पार्लियामेंट के मेंबर्स का वो होना चाहिए, तो ये चीज़ हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में आज तक ये इम्पीचमेंट मोशन नहीं हुआ। मतलब कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जज को उन्होंने रिमूव किया हो, क्योंकि जज जो होते हैं वो अच्छे होते हैं ज़्यादातर हमारे कंट्री की। अब जो जुडिशरी है हमारी इंडिया में, वो क्या है? सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो हमारी जुडिशरी जो हमारे इंडिया की है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है पूरी दुनिया में। ओके, अब जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होती है ना, उनके पास क्या पावर होती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कंट्री, किसी भी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, जो संविधान होता है, उसे उसके ऊपर इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, ये क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, क्या कोई मतलब कोई भी डिसीजन है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी लॉ बनने वाला है, तो हर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आराम से पूछ सकते हैं। उनके पास पावर होती है ऐसी, ठीक है? कोई भी चीज़ हो वो पूछ सकते हैं। अब दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि भाई जो हमारे जो वो होते हैं ना, जो हमारे वो होते हैं ना, क्या भाई, कोर्ट, हाँ, जो हमारे कोर्ट होते हैं ना, वो लेजिस्लेचर और जो एक्शंस, मतलब जो लेजिस्लेचर होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, चाहे वो यूनियन लेवल के हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, मतलब चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, जो लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाते हैं और जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये दोनों, अगर इन दोनों के अगर इन्होंने कोई भी एक्शन लिया, जस्ट इमेजिन कि इन्होंने कोई भी एक्शन लिया, कोई भी लॉ, कोई भी डिसीजन लिया, तो अगर उसमें कोई भी, उस लॉ में, उस एक्शन में अगर कोई भी चीज़ होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट नहीं करती, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मतलब कि लेजिस्लेचर ने भाई एक डिसीजन लिया, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो अगर वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो अगर वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जो वो होता है ना, जो कोर्ट होता है, वो क्या कर सकता है? उसको डिक्लेयर कर सकता है इनवैलिड। उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर सकता है? इनवैलिड, कि ये अच्छा लॉ नहीं है, ये तो संविधान के ही खिलाफ है। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर देम। तो कोई भी लेजिस्लेशन हो, कोई भी एग्जीक्यूट कर रहा हो किसी भी एक्शन को, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो चीज़ क्या होगी? वो चीज़ मान्य नहीं होगी, उसे कोर्ट तुरंत मना कर देगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू। कि भाई जो जुडिशियल होता है ना, वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं, और अगर वो डिसीजन सही नहीं है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा लिया गया है, तो जो कि मतलब कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसे वो क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। मतलब जो जुडिशियल होते हैं, मतलब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, जांच सकते हैं, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? आपको याद रखना है कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? अब जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना हमारे इंडिया के, उनके पास ये भी रूल करने, मतलब
वो एक और चीज़ रूल करते हैं कि जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे पार्लियामेंट नहीं कभी चेंज कर सकता। मतलब कि पार्लियामेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई सारे लोगों को क्या मिलना चाहिए, इक्वल वोट्स मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट इस चीज़ को चेंज करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता। मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे लोगों के लिए है, उसको पार्लियामेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। अब जो पावर होती है जो इंडिपेंडेंस इंडियन जुडिशरी की, अलाउड टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब जो पावर होती है, जो इंडिपेंडेंस होती है हमारे इंडियन जुडिशरी की, जो पावर होती है, जो उनका इंडिपेंडेंस होता है, तो ये चीज़ क्या करती है? ये चीज़ उनको फंडामेंटल राइट्स की गार्जियन बनाती है। जो फंडामेंटल राइट, जो नागरिकों का जो हक है, वो जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो उसकी गार्जियन है कि भाई लोगों को अच्छे अच्छे राइट्स मिले, उनके राइट्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो जुडिशरी है ये इस चीज़ की रक्षा करती है। ठीक है। अब जो वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सिटीजन हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेंस ऑफ देयर राइट्स। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में ये भी देखेंगे कि अगर लोगों को क्या देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि अगर लोगों को कोई भी राइट नहीं मिल रहा है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया, अब वो डिसीजन जो है वो लोगों के खिलाफ है। अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया लोगों के खिलाफ है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा? उन लोगों के हक को छीन रहा होगा। तो क्या होगा? जो लोग होते हैं वो कहाँ जा सकते हैं? वो कोर्ट जा सकते हैं। उनके पास क्या होता है? ऐसा राइट होता है, सिटीजन्स के पास ऐसा राइट होता है कि अगर उनके में कोई भी वायलेंस हो रहा है, उनके राइट्स के लिए कोई भी वायलेंस हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो कोर्ट जा सकते हैं। अभी के रिसेंट सालों में देखें तो जो कोर्ट है ना, वो काफ़ी सारे जजमेंट्स करती है, डायरेक्टिव्स करती है। किस लिए? ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो लोगों की जो बेसिक नीड्स है और जो उनके राइट्स है वो छीने ना जा सके। तो इसलिए जो कोर्ट है उसने काफ़ी सारे जजमेंट्स किए हैं, काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं, मतलब काफ़ी सारे चीज़ें करी हुई हैं। किस लिए की है? लोगों के लिए की है, लोगों के राइट के लिए की है काफ़ी सारी चीज़ें कोर्ट्स ने। अब एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अब कोई भी देखो, जो कोर्ट है, अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जो लोगों का जो हक है, अगर उस चीज़ को गवर्नमेंट से हर्ट हो रहा है, जैसे ये गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया या फिर कोई भी चीज़ की जो लोगों के लिए अच्छी नहीं है, लोगों के खुद के लिए अच्छी नहीं है, लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट को क्या करती है? हर्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है, तो कोई भी जा सकता है कोर्ट, कोई भी इंसान कोर्ट जा सकता है, उसके पास की राइट है। तो इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कि भाई जो लोग हैं अगर उनको कोई भी चीज़ सही नहीं लग रही है गवर्नमेंट की, तो वो क्या कर सकते हैं? वो कोर्ट जा सकते हैं। तो ये चीज़, इसको क्या कहा जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है? मतलब जो कोर्ट्स होती है वो लोगों के लिए कुछ जो करती है ना, लोगों के लिए अलग अलग जजमेंट्स करती हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है? जब पब्लिक इंटरेस्ट लोगों का हर्ट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तब लोग क्या करते हैं? कोर्ट जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें छोटी छोटी डिफिनीशंस मिल जाएंगी, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब जो कोर्ट होती है, द कोर्ट्स इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। अब जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट अपनी पावर चला रही है, मतलब वो कोई गलत डिसीजन ले रही है, तो जो कोर्ट है वो उससे सवाल कर सकती है, वो उसमें घुस सकती है, उस डिसीजन को हटा सकती है। फिर अगर दे चेक मैल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल्स में कोई भी गलत काम हो रहा है, मैल प्रैक्टिस हो रही है, तो उन्हें भी गवर्नमेंट चेक कर सकती है। दैट इज़ वाई द जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसी वजह से जो जुडिशरी है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करती है लोगों के थ्रू। ठीक है। तो ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है श्री जस्टिस JS केहार, ये हैं। ठीक है, ये मतलब जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है ना, वो इनसे शपथ ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
तो हमारा चैप्टर जो है ओवर हो चुका है। लास्ट में कुछ ये देखो यहाँ पे ये कुछ आपको वो दी गई है, कुछ डेफिनेशंस हैं। अब बट इस डेफिनेशंस को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इसको हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ एक्सरसाइजेस कुछ हमारे वो दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो या फिर आपको जो करना है कर लो, बट मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, आप 1 का ए ऐसे दे सकते हो, 1 का ए, 2 का बी, ऐसे आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, ओके तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। देख लो आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। फिर ये हो गया 4th। बस 4 ही क्वेश्चन है, छोटा सा तो दिया ही मैंने। चलो फर्स्ट का मैं ही बता देती हूँ। जैसे कि इसमें दिखा है कि जैसे प्रेसिडेंट जो होता है, अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करना चाहते हो तो क्या ऐसा कौन सा डिसीजन है जो प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा डिसीजन है जो खुद से ले सकता है। तो आप जानते हो ये है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर को 3rd स्टेज में, जब कोलिजन भी ना बन रही है और सिंगल पार्टी भी ना बन रही हो, तब जो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। तो यही चीज़ है, सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर यू विल लाइक एज प्राइम मिनिस्टर। तो किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जिसको वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। इट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और बाकी के जो 3 ऑब्जेक्ट्स थे वो आपको मुझे आंसर में बताने हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू सो मच।